हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सैलरी के जो क्वेश्चन सैलरी बेस पे इनकम हेड सैलरी है उसके हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे ग्रेचुइटी और पेंशन और जो बेसिक ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं। तो इस बेस पे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर हम आपने हमारी प्रीवियस दो सैलरी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके आप देख सकते हैं, उनके फैक्ट्स याद कर सकते हैं कि अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर होगा तो ये फार्मूला लगेगा, ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और किस एम्प्लॉय के लिए कितनी एग्जम्पशंस रहेंगी, क्या एग्जम्पशंस रहेंगी। बाकी मैं अब इस वीडियो में आपको साथ साथ फार्मूले भी बताता जाऊँगा। तो चलिए जी डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो इस पर मतलब जो डेट जो आपका मतलब मंथ रहेगा, रिटायरमेंट मंथ या कुछ भी रहेगा, या कौन सी कंपनी से वो रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ें आपने मस्ट चेक करनी हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या ग्रेचुइटी एक्ट में आता है या नहीं आता है, या उसके पास कम्यूटेड पेंशन ले रहा है या अनकम्यूटेड पेंशन ले रहा है। मतलब ऐसे चीज़ें आपने स्पेशली ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते वक्त। चलिए जी, सबसे पहले ये चीज़ क्या बोल रहा है इस पर डिस्कशन करते हैं। सुनील एक वर्किंग एम्प्लॉई है और वो ABC लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है। इसका मतलब तो ये सीधा सीधा क्लियर है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो उसके बाद उसकी जो 2018-19 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, हमने उसकी ग्रोस सैलरी बनानी है। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो अभी देखिए जी, सबसे पहले एक अमाउंट, एक जो भी मंथ या डेट वेट रहेंगी उन पे हमने खास ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए जी, वो 1,85,000 है जो सैलरी ले रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 15,000 इनकम टैक्स, यानी 15,000 इनकम टैक्स काटने के बाद और 12,000 प्रोविडेंट फंड में जमा करवाने के बाद जो उसकी सैलरी उसको मिल रही है वो कितनी बन रही है, 1,85,000 बन रही है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जी, जो ग्रोस सैलरी होती है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। तो अभी इनकम टैक्स काटने से पहले और प्रोविडेंट फंड में जमा होने से पहले जो उसकी सैलरी होगी वो उसकी ग्रॉस रहेगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमने पहली लाइन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, सैलरी रिसीव उसके हैंड में कितनी आई, इतनी आई, और इनकम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स जो उसका TDS काटा गया, इतना काटा गया, तो फंड में इतना जमा हुआ। यानी पहले उसके पास तो ग्रॉस सैलरी इतनी होगी तीनों को, यानी काटने से पहले जो थी उसको हम ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। ये तो उसकी इन हैंड सैलरी होगी कि जो उसको पूरे ईयर में इन हैंड मिली है, लेकिन उसने अभी टैक्स कटवाया या फंड में जमा किया तो उससे पहले उसकी इतनी सैलरी थी। चलिए जी, सबसे पहले क्लियर हो गया, 2,12,000 जो भी है उसकी ग्रॉस सैलरी है। तो उसके बाद इसने क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट पे, ही रिसीव 4,000 एज अ गारंटी कमीशन। उसने कोई काम किया या कोई भी उसमें से कमीशन कमाया 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का कमीशन कमाया तो सीधा सीधा सैलरी का पार्ट है, तो उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे ग्रॉस सैलरी में। ठीक है जी। तो उसके बाद देखिए जी, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ही वॉज ऑल्सो एक्टिंग MP। वो एक MP की तरह भी उसने एक MP के रूप में भी काम किया है, उधर से उसको इतनी सैलरी मिली है 1,25,000 फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी देखिए जी, उसने MP की तरह काम किया है, नो प्रॉब्लम, को दिक्कत नहीं है, उसको सैलरी भी आ रही है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने उसमें जब इसके ऊपर बात कर रहे थे, जब ग्रॉस सैलरी बनाते हैं और किसको हम ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करते हैं, या सैलरी हेड में आता है या नहीं आता, या अदर सोर्सेज में काउंट होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। मैं आपको फिर भी 3-4 पॉइंट्स उसके क्लियर करवा देता हूँ। जो MP MLA की सैलरी रहती है वो अदर सोर्सेज में काउंट होती है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं माना जाता। और दूसरा क्या था, एक एग्जामिनर होते हैं और पेपर सेक्टर होते हैं। एग्जामिनर और पेपर सेक्टर की सैलरी भी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं माना जाता, अदर सोर्सेज में काउंट होती है। जो जजेस की सैलरी रहेगी वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ये जजेस एम्प्लॉय हैं और इनकी सैलरी हेड में काउंट होती है। यानी यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए आप गलती से MP उसने, आप तो कहोगे कि 1,25,000 उसने रिसीव किया, कमाया, सैलरी आई, तो आपने सैलरी में ऐड कर दोगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब ग्रोस सैलरी बनाओगे तो वो डिफरेंट बनेगा। तो ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखना, MP MLA की जो सैलरी है वो सैलरी हेड में नहीं बल्कि इन अदर सोर्सेज में काउंट होती है,
लेकिन हम क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल हैं वो सैलरी हेड के कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही टुक 1 मंथ सैलरी एज लोन फॉर हिज डॉटर मैरिज। अभी देखिए जी, मैं इसको भी ऐड नहीं करूँगा। 1 मंथ की सैलरी जो भी उसकी बनेगी वो तो चलो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने ये बोला है कि वो लोन लिया है। एक तो होता है जी एडवांस सैलरी, एक होता है हमारे पास एडवांस सैलरी होता है, एक होता है हमारे पास एडवांस अगेंस्ट सैलरी। यानी इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं, मैं अभी भी बता देता हूँ। एक तो होता है जी आपने एडवांस सैलरी पकड़ ली, नेक्स्ट मंथ आपको अभी कुछ पैसों की ज़रूरत है और आपने एडवांस में उसको ले लिया, यानी 1 मंथ का कुछ भी या 2 मंथ का एडवांस में ले लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको वो सैलरी, आप काम तो करोगे लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि आपने एडवांस में पकड़ ली, तो वो सैलरी का पार्ट माना जा सकता है, वो सैलरी का रूप कहेंगे। ठीक है जी। तो अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी, आप अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब भी समझोगे तो एडवांस एक तरह से लोन रहता है, यानी सैलरी के अगेंस्ट मैंने एडवांस लिया है, सैलरी के अगेंस्ट एक लोन लिया है, जो कि मैं उसको एज़ पर कंडीशन, मतलब इंस्टॉलमेंट के रूप में कटवा सकता हूँ या बाद में इकट्ठा दे सकता हूँ, जैसे भी वो पर जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा तो वो वैसा मतलब हम पे कर सकते हैं, लेकिन उसको एक सैलरी का पार्ट नहीं मान सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो उसके बाद हमारी जो है कंडीशन सारी ख़त्म हो गई। तो इसमें जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी, एक तो 2,12,000 सीधा सीधा हो गया, 4,000 हमारी गारंटी कमीशन जो हमने कमीशन कमाया, तो 2,16,000 हमारी क्या रहेगी, ग्रोस सैलरी रहेगी। नोट में भी देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही हैं। एमपी की सैलरी जो है अदर सोर्सेज में काउंट होगी, एमपी एमएलए की और पेपर सेटर एग्जामिनर की और जजेस की जाएगी सैलरी में। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। और लोन टेक अगेंस्ट सैलरी, अगर सैलरी के अगेंस्ट मतलब कुछ एडवांस लेते हैं, लोन लेते हैं, तो वो सैलरी में काउंट नहीं होता, यानी ये टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है जी। इसमें इस सैलरी हेड में टैक्सेबल वैसे भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, यानी एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगा क्योंकि वो सैलरी का पार्ट है, सैलरी का रूप है, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सैलरी या लोन अगेंस्ट सैलरी है जो, वो मतलब टैक्सेबल नहीं रहेगा क्योंकि हम उसको वापस कर देंगे एज पर कंडीशन, जो भी हमारी क्या रहेंगी इंस्टॉलमेंट या इकट्ठा जो भी देना होगा, तो वो उसको हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे और ना ही सैलरी का पार्ट मानेंगे। क्लियर। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम कौन है? एक AB लिमिटेड कंपनी यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का एक एम्प्लॉई है और उसने क्या किया है, 90,000 ग्रेचुइटी रिसीव की है। ग्रेचुइटी रिसीव की है, ग्रेचुइटी वाला क्वेश्चन है जी। और किसके अंडर है जी? अभी हमने 2 चीज़ें की थी, एक तो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर आ रहा हो और ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं आ रहा हो। ठीक है जी। ये क्या है, ग्रेचुइटी उसने रिसीव कर रखी है और ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंडर वो आ रहा है, उसमें उसने रिसीव की है। और ही रिटायर ऑन, वो रिटायर कब हुआ जी? ये चीज़ ज़रूरी याद रखनी है। मैंने वही 2 बातें बोली थी, एक तो अमाउंट आपको क्लियर होनी चाहिए, एक मतलब ये क्लियर मतलब सीधा सीधा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि वो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन सी पेंशन ले रहा है। तो और तीसरा आपने डेट या जो भी मंथ है वो ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो उसके बाद इसने अपनी सर्विस, कितने टाइम की सर्विस है इसकी? 32 साल 4 मंथ की सर्विस है। अभी मैंने इसमें भी आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। एक तो हो गया ग्रेचुइटी, पहली बात तो देखो 3 चीज़ें होती हैं। अगर एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, सर्विस के दौरान अगर आप कुछ भी ग्रेचुइटी, पेंशन या कुछ भी लेते हो तो वो आपका फुली टैक्सेबल रहेगा, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे ग्रेचुइटी ले रखी है, चाहे नहीं ले रखी। तो ये कंडीशन तो सीधी सीधी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और उसके बाद अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉई लेता है या आफ्टर डेथ लेता है या आफ्टर रेजिग्नेशन लेता है तो उसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहेगा, तो उसमें अगर ग्रेचुइटी की बात करें तो वो क्या रहेगा, फुली एग्जम्प्टेड रहेगा। ठीक है जी। अगर हम अदर एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो उसमें 2 कंडीशंस बनती हैं। एक तो ये कंडीशन होगी कि ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर है या ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं है, तो उसमें मैं आपको साथ में फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूले के साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इस पर डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हाँ, इसमें जो बात मैंने बतानी थी वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। जब हम सर्विस काउंट करते हैं, अगर तो ग्रेचुइटी
ग्रेचुटी एक्ट के अंदर है तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मंथ्स रहते हैं, अगर 6 मंथ से एक्सेस होगा तो हम नेक्स्ट वाला ईयर काउंट करते हैं। मान लीजिए 32 साल 7 मंथ होता तो हम उसे 33 ईयर की सर्विस काउंट करते। अगर 32 साल 4 मंथ है, 5 मंथ, 6 मंथ कुछ भी होता तो 32 साल की सर्विस काउंट करेंगे। तो और अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है तो सैलरी जो है लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए ऐड करेंगे। अगर नॉन ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी होगी वो लेंगे। ठीक है जी, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए जी, इसमें क्या था, एक तो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है और 90,000 उसने ग्रेचुटी रिसीव की है और ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंडर आ रहा है और रिटायर हो गया जी वो अगस्त में, यानी सितंबर तक उसकी जो सर्विस मानी जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद उसकी सर्विस है जो 32 साल की है और उसकी सैलरी है लास्ट ड्रॉन सैलरी 3250 पर मंथ है। तो इसको हमने क्या करना है जी, ग्रेचुटी जो कि टैक्सेबल होगी वो निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास पहली बात तो ये चीज़ सीधा सीधा लिख लिया करो टेबल बना के कि एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी रिसीव की। मेरे पास कितनी ग्रेचुटी आई, 90,000 की ग्रेचुटी आई, लेकिन मुझे कितनी एग्जम्पशन मिलेगी उसमें, तो उसके लिए हम ये 3 कंडीशन रखते हैं। 3 कंडीशन में क्या होता है, जो एग्जम्प्ट रहता है मतलब जो लोअर रहता है, जो लिस्ट रहता है वो हमें एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट करने के बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो चलिए जी, पहली कंडीशन ये है कि 20 लाख, ये तो अगर तो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है तो उसकी लिमिट है जो इन्होंने सेट कर रखी है 20 लाख। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर नहीं है तो उसकी लिमिट जो रहेगी वो 10 लाख रहेगी। ठीक है जी, एक तो हो गया 20 लाख और एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी रिसीव की है हमने जी, 90,000। दोनों बातें तो देखो बिल्कुल सिंपल हैं। एक तो लिमिट याद कर लो जी, ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है तो 20 लाख, ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं है तो 10 लाख। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एक्चुअल आपने कितनी रिसीव की। दो तो सीधे सीधे पॉइंट आपके हो गए। तीसरा आपने फॉर्मूला याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला आपने याद क्या रखना है, एक तो 15/26 सीधा सीधा और मल्टीप्लाई जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर हो आपकी सैलरी, और मल्टीप्लाई क्या होगा, आपकी जितनी सर्विस है, यानी 32 साल 4 महीने हैं तो 32 साल काउंट करेंगे, 32 साल 7 महीने होता तो मैं 33 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये सीधा सीधा आपने फॉर्मूला याद करना है अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर है। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर ना होता तो मेरा क्या फॉर्मूला रहता, मेरा फॉर्मूला रहने वाला था 1/2, यानी 15/26 की जगह आप ऐसा भी याद रख सकते हैं 15/30 मल्टीप्लाई जो आपकी लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी रहेगी, यानी इधर तो हम लास्ट वाली सैलरी रखते हैं ना, लेकिन अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं है तो 15/30 या सीधा सीधा 1/2 याद कर रख सकते हो, तो 1/2 भी याद रख लो, इसका मतलब तो सेम ही है। ठीक है जी, तो उसमें क्या रहेगा, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई जितनी सर्विस हुई है, तो उसमें बस जब ईयर लेंगे तो वो फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होगा, अगर 6 से ज़्यादा मंथ है तो नेक्स्ट वाला ईयर काउंट करते हैं, 6 मंथ से कम या 6 मंथ तक है तो वही वाला ईयर काउंट करते हैं। लेकिन इसमें अगर 32 ईयर 11 मंथ भी आ जाए तो उसमें भी हम 32 साल ही लेंगे, 11 मंथ इग्नोर कर देंगे। तो नॉन ग्रेचुटी एक्ट में मतलब हम इसे इग्नोर करते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। ऐसे अगर डिफरेंस क्लियर करते जाओगे ना तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन निकालना। ठीक है जी, तो अभी नेक्स्ट देखिए जी, आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ 15/26 मल्टीप्लाई जो आपकी लास्ट ऑन सैलरी 3250 है, डीए आपको दे नहीं रखा, ऐड कर सकते थे अगर डीए दे रखा होता। तो उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है आपका, जो 32 साल 4 महीने की सर्विस तो आप 32 ले सकते हैं क्योंकि 6 मंथ से कम है 4 मंथ, तो इसलिए 33 नहीं काउंट किया। तो इसको मल्टीप्लाई आप कैलकुलेट करोगे तो 60,000 बनेगा। इनमें से लिस्ट कौन है जी, 20 लाख 60,000 और 90,000। तो लिस्ट कौन है इनमें से जी, 60,000 सबसे छोटा है, तो वो 60,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा जी। टोटल ग्रेचुटी आपने अब इतनी ली है लेकिन 60,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो 30,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कशन। उमा है कोई, नॉट बीइंग कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था इसका, तो अभी इस पे देखना हम लगाएंगे, जो कि ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। तो इसने एक उमा है जो ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है और ये रिटायर हुई है 2018-19 के दौरान, जो भी है एसआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। और रिसीव कितना, 45,000 इसने ग्रेचुटी रिसीव की है। सीधा सीधा 45,000 में से माइनस करेंगे जो भी लोअर होगा हमारा। ठीक है जी, 3 कंडीशन में से। तो सर्विस उसकी कितनी है, 40 साल और 11 मंथ। तो नॉट बीइंग ग्रेचुटी एक्ट में नहीं आ रहा, तो
ग्रेचुइटी एक्ट में अगर नहीं आ रहा, ठीक है जी, इसमें 40 ईयर और 11 मंथ की सर्विस है, तो हम इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है जी, लास्ट 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी है जो हमें दे रखी है 2200 पर मंथ। तो चलिए जी इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए उसकी सर्विस, देखिए इसमें क्या है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है और ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं है, और 45,000 उसने ग्रेचुइटी रिसीव की है। तो इसमें सबसे पहले देखिए लास्ट में, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, जितनी एक्चुअल में ग्रेचुइटी रिसीव की है, वो कितनी ग्रेचुइटी एक्चुअल में रिसीव की है, 45,000 की ग्रेचुइटी रिसीव की है। तो उसमें से जो भी एग्जम्प्टेड होगा वो हम माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, इसमें से हम 3 कंडीशन बनाएंगे, 3 कंडीशन में से जो भी लेस होगा, मतलब लिस्ट वाला होगा, उसे हम एग्जम्प्ट कर देंगे। उसका सेक्शन और सबसेक्शन देख लेना। तो सबसे पहले नॉट कवर्ड, ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं है, तो हम 10 लाख मान के चलेंगे, यही ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो उसकी सैलरी कितनी है जी, 2200, यानी 1/2 जो मैंने आपको बताया था ना, 15/30 मान लेना, 15/26 की या 1/2 याद रख लेना, 1/2 और मल्टीप्लाई 40 साल और 11 मंथ की सर्विस, तो इसे 41 साल नहीं मानेंगे। अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड होता तो हम 41 साल मानते, नहीं तो इसमें अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं है तो हम इसमें जो है ये फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले ये 40 साल 11 मंथ की सर्विस को हम 40 साल मानेंगे, और 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी है, 2200। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 44,000। तो एक्चुअल ग्रेचुइटी कितनी रिसीव की, एक तो ये लिमिट और एक्चुअल कितना रिसीव किया वो, और तीसरा आपने फार्मूला लगाना है, उसमें से जो लिस्ट रहेगा, लिस्ट क्या है जी आपके पास 44,000 आपका एग्जाम्प्ट हो गया जी, उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका क्या रह जाएगा, 1,000 है जो टैक्सेबल ग्रेचुइटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए जी, एक्स जो कि एक नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, यानी नॉट कवर्ड, ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है नॉट कवर्ड वाला। तो उसके बाद रिटायर कब हुआ जी, 20 नवंबर 2018 को हुआ, एबीसी लिमिटेड कंपनी, यानी कोई प्राइवेट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसने ग्रेचुइटी कितनी रिसीव की है, मेन बात ये है कि ये याद रख लेना, ग्रेचुइटी कितनी रिसीव की, और उसकी जो सर्विस है 38 साल 10 मंथ है। तो 38 साल हम इसमें फ्रैक्शन इग्नोर कर देंगे क्योंकि ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो सर्विस कितनी मान के चलेंगे, 38 साल मान के चलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए जी, इसमें ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो रेड हो रखी हैं, ऐसी चीज़ें ही आपने पकड़नी है। तो उसके बाद ये देखिए, हिज सैलरी 8,000 पर मंथ अप टू जुलाई, यानी जुलाई तक, 31 जुलाई 2018 तक उसकी सैलरी थी जो 8,000 थी, और 1 अगस्त के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी जी, 9,000 पर मंथ हो गई। तो उसके बाद क्या कह रहा है जी, बिसाइड्स ही गेट 500 पर मंथ डीएनएस अलाउंसेज, वो 500 रुपये उसको डीए मिल रहा है पर मंथ का, और 69% जो उसका है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो चलिए जी, इसमें ये क्या बोल रहा है कि आपका कितना टैक्स एग्जम्प्ट हो सकता है ग्रेचुइटी एक्ट के तहत। चलो जी नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो हमने क्या निकालना होता है, इसमें लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी निकालनी होती है। तो अभी देखिए जी, इसमें वो कब रिटायर हुआ, 20 नवंबर 2018 को रिटायर हुआ, यानी अक्टूबर तक उसकी जो होगी सर्विस काउंट होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए जी, 1 जनवरी 2018 से लेके लास्ट 10 मंथ, पहले तो लास्ट 10 मंथ देखिए जी कि कहाँ तक बनेंगे, यानी अक्टूबर तक उसकी सर्विस है, और लास्ट 10 मंथ कहाँ से शुरू होंगे, 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक 10 मंथ बनेंगे। तो चलिए जी, 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर तक के जो हैं 10 मंथ की हम ग्रोस सैलरी, जो टोटल सैलरी रहेगी वो कैसे बनेगी, पहले उसका बेसिक वाली निकालते हैं। बेसिक उसकी जो है 31 जुलाई तक, यानी 1 जनवरी से 31 जुलाई तक आपके हो गए 7 महीने, और 8,000 पर मंथ उसे मिल रहा था, तो 8,000 इंटू 7 हो गया, और प्लस उसके बाद आपके बचे 3 मंथ, यानी टोटल 10 मंथ का ही निकालना है ना, तो 3 मंथ बचे। तो अभी आप ये भी देख सकते हो, जुलाई से लेके आपकी नेक्स्ट जुलाई तक आपकी ये होगी, अगस्त से लेके अक्टूबर तक 9,000, यानी 3 मंथ की 3 मंथ उसको 9,000 मिला। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो भी बनेगा आपका 83,000 आपकी बेसिक सैलरी बन गई। तो उसके बाद देखिए जी, आपको डियरनेस अलाउंसेस डीए कितना मिल रहा है, 500 पर मंथ आपको डीए मिल रहा है, उसमें से भी 69% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। हम ग्रेचुइटी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेचुइटी
ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होती है तो डीए भी रिटायरमेंट बेनिफिट का ही हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले डीए देखिए जी 500 रुपये पर मंथ और उसका 69% हम निकाल लेंगे जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। तो ये हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 1 मंथ का डीए। तो हमें कितने मंथ का चाहिए? 10 मंथ का चाहिए। 10 मंथ का डीए आपका ये आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आप बेसिक प्लस डीए जब करोगे तो आपका टोटल बनेगा ये। और एवरेज ये कितने मंथ की सैलरी है? 10 मंथ की सैलरी है। तो एवरेज मंथली सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 8645। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको ग्रेचुइटी कितनी रिसीव हुई है? आपको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है जी 1,86,000। 1,86,000 में से जो भी हम 3 कंडीशन लगाएंगे, 1,86,000 में से उसको जो लिस्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट करने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा टैक्सेबल रहेगा। चलिए जी, एक तो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर क्लियर नहीं मतलब ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं था तो लिमिट होगी जी 10 लाख। उसके बाद रिसीव कितनी कर रहा है? एक्चुअल में 1,86,000 रिसीव कर रहा है। तो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 1/2 मल्टीप्लाई जो उसकी एवरेज 10 मंथ सैलरी जो एवरेज बन रही थी वो कितनी बन रही है? इतनी, और मल्टीप्लाई उसकी 38 साल 11 मंथ की सर्विस है तो फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे, मल्टीप्लाई 38 करेंगे। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये बनेगा। तो इसमें से लिस्ट देख लीजिए क्या है? 10 लाख, 1,64,255, 1,86,000। तो आपका लिस्ट जो है ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। 1,64,255 जो है लिस्ट है और ये टैक्स एग्जम्प्टेड रहेगा। तो आप ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल कितना रिसीव हुआ था? 1,86,000 में से 1,64,255 माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा वो टैक्सेबल ग्रेचुइटी रहेगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेंशन टैक्सेबल। अभी पेंशन वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, यानी जो मंथ की सैलरी ड्यू रहती है, बनती है, वो लास्ट डे, जो मंथ का लास्ट डे रहेगा उसमें ड्यू रहेगी। फर्स्ट डे का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट ड्यू रहती है। ठीक है जी। तो अभी देखिए इनमें क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेंशन्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पेंशन 2 तरह की होती है, एक अनकम्यूटेड पेंशन, एक कम्यूटेड पेंशन, यानी कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। 2 तरह की पेंशन रहती है जिसमें एक कम्यूटेड, एक अनकम्यूटेड। कम्यूटेड में क्या होगा? आप लंप सम ले लेते हैं तो उसको कम्यूटेड पेंशन कहते हैं। अनकम्यूटेड में क्या होता है? जो एक पीरियोडिकली कह सकते हैं, यानी मंथली बेस पे या पीरियड बेस पे जो आप पेंशन लेते हैं उसको अनकम्यूटेबल पेंशन बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़े से फॉर्मूले भी क्लियर करवा दूं। तो जो इसमें फैक्टर रहने वाले हैं, अगर तो आप इसमें 3 कंडीशन होती है। आप इन बिटवीन सर्विस यानी कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, ये 3 होती है। एक तो सर्विस की कंटिन्यूएशन, एक हो गया आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ या आफ्टर रेजिग्नेशन। ठीक है जी, 3 कंडीशन है। अगर तो सर्विस के बीच में ही, कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस के दौरान ही आप किसी भी तरह की पेंशन लेते हो, चाहे वो कम्यूटेड अनकम्यूटेड किसी भी तरह की पेंशन रहती है, तो वो कोई भी एम्प्लॉई हो, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे नॉन गवर्नमेंट है, चाहे किसी कंपनी का कुछ भी है, तो वो सबको फुली टैक्सेबल रहने वाली है। ठीक है जी। अगर आप क्या हो, आपको रिटायरमेंट, अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट होता है आफ्टर डेथ या आफ्टर रिज़ाइन की बात करें तो उसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं। अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो फुली एग्जम्प्टेड रहेगा। किस केस में? अगर कम्यूटेबल है, अगर लमसम लेता है। ठीक है जी। अगर अनकम्यूटेबल लेगा तो उसमें आगे क्या होंगी? अनकम्यूटेबल भी फुली टैक्सेबल रहेगा सबके लिए, ये बात ध्यान में रखना। अगर कम्यूटेबल ले रहा है उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फुली एग्जम्प्टेड रहेगा। अगर फिर 2 कंडीशन और बनती हैं, जिसने ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड है और ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है, उसके लिए मैं आगे आपको फॉर्मूले क्लियर करवा दूंगा। चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्स ने 18,250 पर मंथ पेंशन मिल रही है जी, कौन सी होगी? अनकम्यूटेबल पेंशन होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैंने अभी बात की थी, अगर
अनकम्यूटेबल पेंशन ले रहे हो किसी भी तरह का एम्प्लॉई है तो उसको वो फुली टैक्सेबल रहेगी जी। तो 18,250 सैलरी मिल रही है तो पूरे ईयर की सैलरी पूरे ईयर की पेंशन कितनी होगी, 2,19,000 वो पूरा टैक्सेबल रहेगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। एक्स ने रिसीव किया 21,000 पर मंथ पेंशन ले रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो देखिए पर मंथ आ गया तो अनकम्यूटेबल पेंशन है तो 21,000 इंटू 12 कर दो तो कितना आएगा, 2,52,000 जो कि उसकी अनकम्यूटेबल पेंशन थी, फुली टैक्सेबल रहेगी चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी। एक्स ने रिसीव कर रहा है 20,000 पर मंथ पेंशन ले रहा है ABC लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी का पर मंथ ले रहा है, सीधा सीधा बस मल्टीप्लाई 12 करो और साल का निकालो और उसको चार्जेबल टू टैक्स कर दो। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट। तो एक्स रिटायर फ्रॉम ABC कंपनी मीन्स कोई नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। एक्स रिटायर हुआ कब हुआ, 30 जून 2018 को, यानी जून तक उसकी सर्विस रही और उसको पेंशन मिल रही है जी 20,000 पर मंथ अप टू जनवरी तक। अभी देखिए पहले क्वेश्चन के जो हमने 3 डिस्कस किए तो उसमें बिल्कुल सिंपल था कि या तो अनकम्यूटेबल था या कम्यूटेबल का तो अभी डिस्कस किया भी नहीं है ना, अनकम्यूटेबल की ही बात कर रहे थे। अभी क्या होगा, दोनों का मिक्सअप रहेगा, अनकम्यूटेबल और कम्यूटेबल, ठीक है जी। तो 20,000 पर मंथ जो उसको पेंशन मिल रही है 31 जनवरी 2019 तक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019 से वो 60% अपनी पेंशन जो कि 10,71,000 जो कि 60% पेंशन है वो कम्यूट करवा लेता है, यानी लमसम ले लेता है। कब, 1 फरवरी को लेता है, ठीक है जी। डज इट मेक, इसका बाद में देख लेंगे, पहले ये डिस्कस करते हैं। चलिए जी, आपको क्वेश्चन पहले समझते हैं सीधा सीधा है क्या। तो देखिए जी, आपको ये तो समझ आ रहा है कि जो जून को वो रिटायर हुआ तो उसके बाद यानी 3 मंथ ख़त्म हो चुके हैं, यानी 3 मंथ तो उसने पूरे ईयर में सर्विस कर ली, बचे उसके 9 मंथ में भी 31 जनवरी तक की बात कर रहे हैं। 31 जनवरी तक उसने अनकम्यूटेबल पेंशन ली है, वो क्या होगी, वो फुली टैक्सेबल रहेगी। यानी 31 जनवरी तक हो गए 7 मंथ हो गए, तो 7 मंथ की फुली टैक्सेबल रहेगी। कितनी पेंशन आ रही है जी उसके पास, 20,000 पर मंथ, तो 7 मंथ की कितनी आ गई, 1,40,000। लीजिए जी, हमारा 31 जनवरी तक भी काम खत्म हो गया। अभी हमारा काम है 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, यानी 2 मंथ का काम। 2 मंथ में उसने कम्यूटेड भी ली और अनकम्यूटेड भी ली, वो कैसे पता चलेगा ये देखते हैं। 2 मंथ यानी फरवरी और मार्च की बात करें तो 60% जो उसकी पेंशन थी वो तो कम्यूटेड थे, लेकिन 40% जो पेंशन थी वो क्या थी, अनकम्यूटेड थी। जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो फुली टैक्सेबल रहती है, तो इसलिए वो उसकी जो पेंशन मंथली बन रही थी वो कितनी थी, 20,000, और 40% अनकम्यूटेड है और मल्टीप्लाई कितने मंथ की है, 2 मंथ की। तो इसका हम निकाल देंगे फेब और मार्च की जो भी टोटल बनेगा, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल रहेगी 16,000 इसका आ जाएगा। और उसके बाद ये टोटल हो गया अनकम्यूटेड। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है जी। ऐसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो सारा अनकम्यूटेड क्लियर कर लिया। अभी देखिए सारा अनकम्यूटेड जब क्लियर हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, 2 मंथ की कम्यूटेड पेंशन बची, ठीक है जी। अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सीधा सीधा वो नील हो जाता, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता। अभी ये क्या बोल रहा था, अभी ये बोल रहा था कि ये कोई ABC लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉय है, यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसमें एक फॉर्मूला भी देखेंगे कितना एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं दे रखा कि ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड है या नहीं है, तो हम दोनों कंडीशन मान के चलेंगे जी, दोनों कंडीशन मान के चलेंगे। एक तो पहली बात ये मान के चलेंगे कि वो एक्स है जो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा और एक्स जो है ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग, अगर एग्जाम में स्पेशल दे रखा होगा तो पर्टिकुलर वही करेंगे, अगर नहीं दे रखा तो दोनों निकाल के दिखा देंगे, ठीक है जी। तो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो उसने 60% पेंशन ली है कम्यूटेड, वो किसके इक्वल थी, 10,71,000 के इक्वल थी। लेकिन टोटल पेंशन कितनी होगी ये देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 60% इज इक्वल टू दिस, और अगर टोटल निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100/60, ठीक है जी। एक्चुअल में 60% पेंशन इतनी है, तो जब आप 100% पेंशन निकालोगे तो आपका यानी मल्टीप्लाई 100/60 करके आपकी जो टोटल पेंशन उसकी बन रही है वो कितनी है, 17,85,000, ठीक है जी। इसका मैं आगे समझाऊंगा ये क्यों निकाला है हमने। तो नेक्स्ट है जी,
मान लीजिए एक्स ने ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रखी, ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है, तो उसको कितना एग्जम्प्ट होगा? टोटल जितनी भी कम्प्यूटेड पेंशन बन रही है, कम्प्यूटेड पेंशन बन रही है, उसका हाफ क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। टोटल अभी देखिए इसमें टोटल का हमें ज़रूरत पड़ी है टोटल पेंशन की। टोटल पेंशन कितनी है हमारे पास? 17,85,000, और उसका अगर ग्रेचुटी एक्ट रिसीव नहीं है तो हाफ जो है वो हमें क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसका हाफ करेंगे यानी 1/2 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। और हमारा टोटल अनकम्यूटेड पेंशन कितनी बन रही थी? यानी हाँ, पहली बात तो ये देखिए पेंशन, कम्यूटेड पेंशन मिल रही है हमें इतनी, और इतनी कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, और उसके बाद इतनी हमारी एग्जम्प्ट हो गई, और कम्यूटेड पेंशन में हमें इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना टैक्सेबल रहेगी? इतनी रहेगी अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं है। मान लीजिए अगर ग्रेचुटी रिसीव है, बस सीधे सीधे दो फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं है तो 1/2 कर दो, अगर ग्रेचुटी रिसीव है तो 1/3 कर दो। ठीक है जी। और एक्चुअल उसका कितना बन रहा था? जो ग्रेचुटी हमने रिसीव की, यानी हमने रिसीव कितनी की ग्रेचुटी? इतनी, तो 1/3 इसका कर दो तो इतना, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो इस पर आपको टैक्सेबल रहेगी। ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद हाँ, ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, अगर आप 89 सेक्शन के अंडर कुछ भी रिलीफ ले लेते हो, अगर रिलीफ को क्लेम कर लेते हो, तो आप कम्यूटेड पेंशन जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होगी किसी भी केस में, तो वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगी। अगर कंपनसेशन की बात करें तो भी वो एक बार अगर आप रिलीफ ले लेते हो अंडर सेक्शन 89 में, तो आप उसको चार्जेबल टू टैक्स हो जाओगे, आपको उसमें एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर कुमार रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, यानी लीजिए जी मिस्टर कुमार है कोई जी, गवर्नमेंट सर्विस यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी ड्राइंग सैलरी कितनी है? 6,000 पर मंथ है, डीए उसको मिल रहा है 1,200 पर मंथ मिल रहा है, और रिटायरमेंट के बाद उसने ग्रेचुटी रिसीव की इतनी, और मंथली पेंशन वो ले रहा है जी 4,200 पर मंथ, जो उसकी मंथली पेंशन है। ठीक है जी। तो चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसमें हमने क्या बनाना है? उसकी ग्रोस सैलरी बनानी है। ग्रोस सैलरी बनानी है तो सबसे पहले देखिए रिटायर कब हुआ जी? वो 1 जनवरी को रिटायर हुआ, यानी उसकी सर्विस रही दिसंबर तक, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो गए जी? 9 मंथ उसने जॉब की, और 3 मंथ की उसको ग्रेचुटी या पेंशन जो भी है वो आएगा, यानी 9 मंथ की सर्विस। 9 मंथ की सर्विस का देखें तो उसने कितना कमाया? तो 6,000 पर मंथ कमा रहा है बेसिक सैलरी, तो 9 मंथ की होगी मल्टीप्लाई 9 करके। ठीक है जी। और 1,200 पर मंथ उसको डीए मिल रहा है, 9 मंथ का कितना हो गया जी? 1,200 मल्टीप्लाई 9, और इसमें कोई आपके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस पर्क्स वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो उसको नील रखेंगे। तो उसके बाद इसको मंथली पेंशन कितनी मिल रही है जी? मंथली पेंशन जो है 4,200 पर मंथ ले रहा है, तो कितने? अभी देखिए 1 जनवरी को रिटायर हो गया, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ की उसको पेंशन मिली प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में, तो 3 मंथ की जो पेंशन टोटल बनेगी 4,200 इंटू 3 हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि ग्रेचुइटी क्यों नहीं रिसीव की? ये ग्रेचुइटी उसने जो ले रखी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को अगर वो ग्रेचुइटी ले रहा है तो वो क्या होगी? फुली एग्जम्प्ट रहेगी, नील रहेगी। ठीक है जी। इसको आप टोटल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर दलाई रिटायर फ्रॉम एन एम्प्लॉयड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। देखिए जी ये ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आ रहा है 30/11, यानी नवंबर मंथ के बाद ये रिटायर हो रहा है। हीज पे ग्रेचुटी मिल रही है जी इसको 55,000, और लास्ट ऑन सैलरी इसकी है जी 1,950 रुपये। ठीक है जी। तो उसके बाद एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी 1,800 रुपये है, और सर्विस जो है 36 साल 4 महीने की है बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है जी। तो हमने तो आंसर किसका निकालना है? ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए हमें ये वाली सैलरी भी दे रखी है, एवरेज सैलरी लास्ट 10 मंथ की। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर्ड है, तो हम कौन सी सैलरी लेते हैं? लास्ट ऑन सैलरी लेते हैं। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंडर कवर ना होता तो हम
हम ये वाली सैलरी लेते जो कि लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी रहती। चलिए जी, टैक्सेबल ग्रेचुइटी क्या बनेगी। सबसे पहले देखिए उसने ग्रेचुइटी कितनी ली जी, 50,000 ग्रेचुइटी ले, तो उसमें से क्या माइनस करेंगे, जो एग्जम्प्ट होगा। क्या एग्जम्प्ट होगा, सबसे पहले देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, 15/26 ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर है तो 15/26 लगाया, मल्टीप्लाई कितने साल की सर्विस है, तो 4 मंथ 6 मंथ से कम है तो 36 ही ले लेंगे, और लास्ट राउंड सैलरी कितनी है, इतनी। इसको आप सॉल्व कर लेना तो आपका आएगा 40,500, तो माइनस करके जो आपकी ग्रेचुइटी रहेगी वो टैक्सेबल इतनी रहेगी। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा है कि असेसमेंट 2019-20 की बात कर रहे हैं, 2019-20। तो निकालना क्या है, डिटरमिन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पेंशन, पेंशन की जो भी ग्रोस टैक्सेबल पेंशन निकालनी है, यानी फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर हमारा हो गया 2018-19। ठीक है जी, तो चलिए जी सबसे पहले ये देखते हैं क्या कह रहा है। 30 जून 2018 को मिस्टर संतोष है कोई, वो रिटायर हुआ। कौन था वो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। ठीक है जी, तो पेंशन मिल रही है जी उसको 3,000 पर मंथ, कब तक, 31 जनवरी 2019 तक। तो 1 फेब से वो अपनी पेंशन कम्यूट करवा लेता है, 1,20,000 जो है 1/3 पेंशन कम्यूट करवा लेता है। चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और 30 जून को वो रिटायर हुआ। 30 जून को रिटायर हुआ तो 1 जुलाई से लेके, सबसे पहले 1 जुलाई से लेके वो अनकम्यूटेबल पेंशन ले रहा है, कब तक, 31 जनवरी तक। ठीक है जी, तो 1 जुलाई, 30 जून को रिटायर हुआ, 1 जुलाई से लेके 31 जनवरी तक उसको कितने मंथ की अनकम्यूटेबल पेंशन मिलेगी, 7 मंथ की बनेगी। काउंट कर लेना, तो 7 मंथ की कितनी पेंशन मिल रही है, 3,000 पर मंथ, तो टोटल पेंशन उसको मिल गई जी 21,000। ठीक है जी, तो जो कि फुली टैक्सेबल रहेगी। तो उसके बाद देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि आप पहले अनकम्यूटेबल वाला सॉल्व कर लो, कम्यूटेबल को बाद में देख लेंगे। तो चलिए जी, इसमें अभी 2 मंथ रह गए, फेब और मार्च के 2 मंथ। फेब और मार्च के 2 मंथ में उसने क्या किया, 1 फेब को आके कि 1/3 जो है 1/3 सैलरी कितनी है, 1/3 उसकी जो पेंशन बन रही है वो कितनी है, 1,20,000 है। तो इट मीन्स उसने 1/3 कम्यूट की है, तो 2/3 तो अनकम्यूटेबल चल रही है। तो अनकम्यूटेबल जो है 3,000 पर मंथ उसको पेंशन मिल रही है, तो वो कितनी बचेगी, 2/3 अनकम्यूटेबल पेंशन कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। तो इसको सॉल्व करोगे 4,000 आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या पेंडिंग रह गया, 2 मंथ की कम्यूटेबल पेंशन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए कम्यूटेबल पेंशन फुली की फुली उसकी एग्जम्प्टेड रहेगी। बस इसको लिखने का मेथड ये होता है कि कम्यूटेड पेंशन इतनी बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका पूरे का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नील रहेगा, तो इसका बस टोटल कर दो, वो आपका क्या बनेगा, पेंशन जो कि टैक्सेबल रहेगी। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी। मिस्टर कामत जो है रिटायर एक्स लिमिटेड यानी प्राइवेट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी से रिटायर हो रहा है। कब हुआ है, 31/10 को 2017 को रिटायर हो गया। ही गेट पेंशन 2,000 पर मंथ, उसको पेंशन मिल रही है। उसने 31/10/2018 तक मंथली पेंशन ले रहा है 2,000 रुपये। ठीक है जी, तो विद इफेक्ट 1 नवंबर 2018 से 60% पेंशन उसने कम्यूटेड की। इट मीन्स 1 नवंबर के बाद उसकी जो रहेगी 40% पेंशन है जो वो अनकम्यूटेबल रहेगी। तो अभी ये देखिए नेक्स्ट उसने दे रखा है नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुइटी, यानी ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए जी इसका हम बनाते हैं। सबसे पहले अनकम्यूटेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। अनकम्यूटेबल के ऊपर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, 31/10 को तो वो रिटायर हो गया जी। ठीक है जी, तो उसके बाद 2017 को रिटायर हुआ, लेकिन हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, 2018-19 में उसको मतलब कितना टैक्सेबल पेंशन रहेगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए जी, तो हमारा 2018-19 ईयर है जो वो कब स्टार्ट होगा, 1/4/2018 से लेके शुरू होगा। तो 1/4/2018 से लेके 31/10/2018 तक हमारे कितने मंथ हो गए जी, 7 मंथ बनेंगे। काउंट कर लेना, तो हर मंथ कितनी अनकम्यूटेबल पेंशन मिल रही है, 2,000, तो 7 मंथ की कितनी मिल गई जी उसको, 14,000 मिल गई। और उसके बाद
7 मंथ आपके कंप्लीट हो गए, बचे कितने पूरे ईयर के? 5 मंथ बचे। 5 मंथ बचे, उसमें उसने 60% कम्यूट करवा ली, तो बची कितनी? 40%। तो पहले कितनी आ रही थी उसकी पेंशन? 2000, तो उसका 40% कर दो, अनकम्यूटेबल रहेगा। और कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। तो कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अभी बात करनी है हमने कम्यूटेड पेंशन पर। तो अभी देखिए 60% कम्यूटेड पेंशन जो है वो कितनी है? 30,000। तो हम उसकी पूरी जो है अगर निकाल लेंगे पेंशन तो वो कितनी बनेगी? 60% इज इक्वल टू 30,000। तो अभी टोटल निकालनी है तो 100/60 कर देंगे। ठीक है जी, टोटल आ गई। तो उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, कम्यूटेड पेंशन वो कितनी रिसीव कर रहा है? 30,000। तो उसमें हमने नेक्स्ट ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर नहीं आ रहा तो उसका कितनी एग्जम्प्ट हो जाएगी? हाफ एग्जम्प्ट हो जाएगी। यानी ये 30,000 का 60% के इक्वल है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल उसकी जो बनेगी पेंशन वो 50,000, उसका हाफ कितना होगा? 25,000। 25,000 उसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। 30,000 में से तो 5,000 टैक्सेबल रहेगा, तो सबका टोटल करोगे तो 23,000 जो कि टैक्सेबल पेंशन बनेगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन। टैक्सेबल पेंशन निकालेंगे। असेसमेंट ईयर 2019-20 है, तो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 18-19 होगा। राम सिंह रिटायर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और कब रिटायर हुआ जी? 16/3/2017 को वो रिटायर हो रहा है। तो उसके बाद उसकी जो मंथली पेंशन है वो कितनी है? 4,000 है। कब तक? 31/12/2018 तक, यानी 1 अप्रैल से लेके 31/12 तक कितने मंथ हो गए जी? 9 मंथ उसने अनकम्यूटेबल पेंशन ले रहा है 4,000 पर मंथ। ठीक है जी। उसके बाद 1 जनवरी से वो 25% पेंशन जो है कम्यूट कर लेता है, जो कि 25% पेंशन उसकी 75,000 बनेगी। ये तो जो उसने कम्यूट की है पेंशन 25%, ये तो सीधा सीधा उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ये सीधा सीधा एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो बचेगा सिर्फ अनकम्यूटेबल वाला पार्ट। चलिए जी, तो अभी देखिए जी, इसमें 31/12/2018 तक यानी बने 9 मंथ। 9 मंथ उसने कितनी 4,000 पर मंथ उसको मिल रहा है पेंशन, तो टोटल होगी 36,000 जो कि फुली टैक्सेबल रहने वाली है। तो उसके बाद बचे कितने मंथ? 3 मंथ। 3 मंथ में जो कम्यूटेड है वो तो फुली एग्जम्प्टेड है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। बची कितनी? जो 25% सैलरी किसके इक्वल है? 75,000 के इक्वल है। तो उसमें हम नेक्स्ट, हाँ, सबसे पहले इस एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। 25% उसने कम्यूटेड की है, तो बची कितनी? 75% जो उसकी होगी अनकम्यूटेड होगी 3 मंथ के लिए। तो 4,000 उसका 75% कर देना, 3 मंथ का निकाल देना, तो ये होगी आपकी अनकम्यूटेड। तो कम्यूटेड में मैंने आपको क्लियर कर रखा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो कम्यूटेड पेंशन एक बार लिख देना, फिर एग्जम्प्ट कर देना सेक्शन 10 और सबसेक्शन 10A के अंडर, तो जो भी बनेगा आपका टोटल करके टैक्सेबल रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मिस्टर सुंदर रिटायर फ्रॉम आरजी कंपनी, यानी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। 31/3/2018 को रिटायर हो गया जी। 1,800 पर मंथ उसकी पेंशन आ रही है जी। और ऑन हिज रिक्वेस्ट आरजी कंपनी ने उसको 50% पेंशन जो भी है कम्यूट की है 36,000 पे, यानी ये 36,000 जो है 50% पेंशन है। तो टोटल पेंशन कितनी होगी? 72,000। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है जी। तो अभी इसमें 2 केस के अकॉर्डिंग हमने करना है। ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड है और ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। ठीक है जी, चलो इसकी हम बनाते हैं टैक्सेबल जो भी ग्रेच्युटी रहेगी। तो सबसे पहले चलिए जी डिस्कस करते हैं कब रिटायर हुआ जी? वो 31/3/2018 को रिटायर हुआ। ठीक है जी। 1/12 को उसने अपनी जो है पेंशन क्या की है? 50% जो पेंशन है वो 1/12 को उसने कम्यूट की है, यानी 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक कितने मंथ हो गए जी हमारे? 8 मंथ बनेंगे। तो 1,800 रुपये पर मंथ जो है अनकम्यूटेबल पेंशन है, तो 8 मंथ की निकाल दो जी सबसे पहले। ठीक है जी। उसके बाद 50% जो उसकी थी कम्यूटेबल हो गई थी, तो 50% क्या रहेगी उसकी? अनकम्यूटेबल रहेगी और 4 मंथ की रहेगी, ये निकाल दिया जी। उसके बाद कम्यूटेड पेंशन कितनी थी? 36,000, ये उसको रिसीव हुई है। इसमें से एग्जम्प्ट कितनी होगी? तो टोटल वो कर देना, 50% के इक्वल था तो मल्टीप्लाई 100/50 करोगे तो टोटल आ जाएगा। तो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड है, यानी ग्रेच्युटी पे कर रहा है
है तो 1/3 एग्जाम्प्ट होगी, तो 24,000 एग्जाम्प्ट कर दो, 12,000 बचेगा। तो ये माइनस करके जो भी प्लस करके आपका बनेगा आपका आंसर होगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है तो उसमें बस सीधा सीधा ये होगा कि हाफ जो है उसका एग्जाम्प्ट होगा, उसमें 1/3 किया था, इसमें हाफ होगा, तो हाफ कितना बनेगा 36,000 पूरे का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो आपका ये नील रहेगा, क्योंकि 36,000 आप रिसीव कर रहे हो, 36,000 एग्जाम्प्ट हो गया तो वो आएगा नील। तो जो भी आपका बनेगा उसका टोटल कर देना, आपका आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर के जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस से है। 31/8/2018 को वो क्या हो गया, रिटायर हो गया। 31/8/2018 को रिटायर हुआ, तो उसको 5,000 पर मंथ जो है पेंशन मिलने लगी, और 1 जनवरी 2019 को उसने 60% अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली, जो कि 72,000 के इक्वल है। तो चलिए जी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो कब रिटायर हुआ जी, 31/8 को, ठीक है जी, 31/8 को वो रिटायर हुआ। तो 1 जनवरी को उसने क्या किया, 1 जनवरी को उसने कम्यूटेड पेंशन ली, यानी अनकम्यूटेड पेंशन कब तक रहेगी, 9th 10th 11th 12th, ठीक है जी, 4 मंथ की उसको अनकम्यूटेबल पेंशन मिली। 5,000 पर मंथ मिल रहा है तो 4 मंथ की होगी, 5,000 इंटू 4। तो उसके बाद अभी देखिए जी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कम्यूटेड पेंशन जो 60% है वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है जी। अब निकालना है सिर्फ अनकम्यूटेड एम्प्लॉइज, अनकम्यूटेड पेंशन का। तो 60% कम्यूटेड हो गई तो बची कितनी, 40%। तो 5,000 पेंशन ले रहा था तो उसका 40% कितना होगा, 2,000। तो बचे कितने मंथ, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर थॉमस एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, रिटायर हो गया जी 30 जून को। इज अ पेंशन, उसको 6,000 पर मंथ पेंशन मिलने लगी, कब तक, जनवरी तक। तो पहले तो जनवरी तक मंथ निकाल लो जी कितने बनेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 7 मंथ तक उसने 6,000 पर मंथ है जो पेंशन ले। तो ये हो गया जी आपकी, जो कि टैक्सेबल रहेगी, अनकम्यूटेबल है, ये बनेगा 6,000 इंटू 7। तो अभी कितने मंथ बचे, 2 मंथ बचे, फरवरी और मार्च में 75% जो है उसने क्या कर ली, अपनी कम्यूटेबल कर ली। तो 25% क्या होगी, अनकम्यूटेबल। तो 6,000 पर मंथ पेंशन ले रहा था, उसका 25% कितना होगा, 1,500। तो 2 मंथ रह गए, फरवरी और मार्च, तो 2 मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अनकम्यूटेबल फुली टैक्सेबल रहने वाला है। तो उसके बाद उसने जो पेंशन रिसीव की है, कम्यूट पेंशन कितनी रिसीव की है, ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट होता तो एग्जाम्प्ट कर देते फुली का फुली, तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता। वो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉई है, 75% कम्यूट की है, तो टोटल कितनी होगी, 1,20,000, और क्या करेंगे इसका अपॉन 75%, यानी मल्टीप्लाई 100/75 टोटल आ जाएगा। तो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर नहीं है तो हाफ उसका एग्जाम्प्ट होगा, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, और माइनस जितनी उसने रिसीव किया, कितने रिसीव किए इसमें से माइनस करके जो आंसर आएगा तो टोटल में प्लस कर देना, इसमें और इनको प्लस करके जो इनका माइनस करके फाइनली आएगा तो आप प्लस करके बना सकते हो, जो भी टैक्सेबल रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिस्टर डैनियल रिज़ाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, उसने रिज़ाइन कर दिया जी, और लीव सैलरी, अभी लीव एनकैशमेंट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लीव सैलरी उसको कितनी मिल रही है जी, 92,400 रुपये लीव सैलरी मिल रही है। तो उसकी सर्विस कितनी होगी जी, 32 ईयर ऑफ सर्विस उसका है। तो ही वॉज ट्राइंग अ सैलरी, उसको सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी 4200 पर मंथ उसकी सैलरी थी, थ्रू द पीरियड ऑफ 10 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट से पहले, वो भी एवरेज सैलरी निकाल के दे रखी है। 10 मंथ जो रिटायरमेंट से पहले 10 मंथ थे वो सेम ही चल रही है सैलरी, ठीक है जी। ड्यूरिंग द सर्विस, अपनी सर्विस के दौरान उसने 10 मंथ की लीव ली है, पूरे सर्विस के दौरान उसने 10 मंथ की लीव का एडवांटेज ले चुका है। तो कैलकुलेट द लीव सैलरी टैक्सेबल इन हिज केस, तो हमने लीव सैलरी देखनी है कितनी टैक्सेबल रहेगी। तो अभी कंपनी की पॉलिसी है कि 1 ईयर में 1 मंथ की लीव ही देती है, लीव सैलरी जो भी एनकैशमेंट कर सकते हैं 1 ईयर में 1 मंथ। तो उसकी सर्विस कितनी है जी, 32 साल की। तो उसने 32 साल की सर्विस है, तो हर साल में 1 मंथ की छुट्टी मिलती है, तो 32
मंथ की उसको लीव एनकैशमेंट बनती है, लेकिन पूरी सर्विस में उसने 10 मंथ की छुट्टी ले रखी है, तो 10 मंथ माइनस कर देंगे तो कितने मंथ की उसको लीव सैलरी मिलनी चाहिए, 22 मंथ की। ठीक है जी, तो 22 मंथ की लीव सैलरी की बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो उसने कितनी लीव सैलरी एनकैशमेंट की है, रिसीव की है, 92,400। तो जो भी हमारा एग्जम्प्ट होगा 92,400 में से माइनस कर देंगे। तो चलिए जी, उसके लिए कंडीशन है कुछ 4 कंडीशन में से जो भी लोअर होगा, लिस्ट होगा, वो हम एग्जम्प्ट कर देंगे। तो सीधा सीधा एक तो स्टैट्यूटरी लिमिट है, जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो सीधा सीधा 3 लाख याद रखिए। एक तो ये कंडीशन रहती है लीव एनकैशमेंट के केस में, और दूसरा ये है कि एक्चुअल आपने कितना रिसीव किया, 92,400। और एक और कंडीशन क्या रहती है कि जितनी आपकी लीव सैलरी बनती है मंथली, तो कितने मंथ की बनती है, 22 मंथ की लीव सैलरी बनती है। तो एक मंथ की सैलरी कितनी आपकी, 4200। तो टोटल 22 मंथ की सैलरी कितनी बन गई आपकी, 92,400 बन गई। और उसके बाद लास्ट 10 मंथ की जो एवरेज सैलरी रहेगी, उसका 10 मंथ की सैलरी आप निकाल सकते हो। तो अभी देखिए, लास्ट 10 मंथ में 4200 ही रही थी, और 10 मंथ की कितनी बनेगी, 42,000। तो चारों में से कौन सा लिस्ट है, चारों में से 42,000 जो लिस्ट है वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 42,000 एग्जम्प्ट होगा इस सेक्शन में जब हम लीव एनकैशमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद टैक्सेबल लीव कितनी रहेगी हमारी, लीव सैलरी जो भी है, इतनी हमें रिसीव हुई, इतनी एग्जम्प्ट हुई, दोनों का माइनस कर देना, तो वो हमारी टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट रहेगी। तो चलिए जी, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए जी, श्री A.K. गुप्ता एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन फरीदाबाद। पहली बात तो होगी जी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और रिटायर्ड ऑन, कब रिटायर हुआ जी, 1 जनवरी 2019 को। तो उसके बाद उसकी सर्विस है जो कितनी है, 26 साल 5 मंथ की उसकी सर्विस है। ही हैड बिन गेटिंग अ सैलरी, पर मंथ उसकी सैलरी कितनी है जी, 23,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। और DA मिल रहा है जी उसको 2,000 पर मंथ, जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, लास्ट 4 ईयर से सेम चल रहा है। हिज पेंशन वॉज डिटर्मिन, तो उसकी पेंशन कितनी है जी, 9,000 पर मंथ। ठीक है जी, उसकी पेंशन जो आ रही है 9,000 पर मंथ आ रही है। और 3/4 जो पोर्शन है वो कम्यूट करवा लेता है, जो कि 27,000। ठीक है जी, तो इन एडिशन टू दिस ही रिसीव अ ग्रेचुइटी, तो उसी ईयर में मतलब इन एडिशन वो कितनी ग्रेचुइटी रिसीव कर लेता है, 4 लाख की ग्रेचुइटी रिसीव करता है। लीजिए जी, इसमें सब कुछ आ गया, सैलरी आ गया, DA आ गया, उसमें पेंशन भी आ गया, ग्रेचुइटी भी आ गया, लीव एनकैशमेंट भी आ गया, एंटाइटलमेंट 30 डेज ऑन लीव का एंटाइटलमेंट है, हर साल में ले सकता है। और 3 लाख रुपए की उसने लीव एनकैशमेंट उसको मिल गया रिटायरमेंट के बाद। तो ऑन लीव फॉर 12 मंथ, यानी 12 मंथ की उसको लीव एनकैशमेंट कितनी मिल गई, 3 लाख मिल गई। तो उसके बाद विजय गुप्ता की हमने क्या निकालनी है, ग्रोस, श्री गुप्ता की ग्रोस सैलरी निकालनी है। इसके लिए कंडीशन क्या है, नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जो कि पेमेंट ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रोस सैलरी हमने बनानी है। तो सैलरी पहले तो उसने कितने मंथ की सर्विस की, रिटायर कब हुआ, 1 जनवरी को, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक उसकी सर्विस होगी 9 मंथ की, और 3 मंथ की ग्रेचुइटी, पेंशन या सब कुछ रहने वाला है। तो चलिए जी, 9 मंथ उसकी सैलरी कितनी है, 23,000 पर मंथ। तो 9 मंथ की सैलरी होगी जी उसकी बेसिक इतनी। तो DA कितना मिल रहा है उसको, 2,000 पर मंथ मिल रहा है। तो 9 मंथ का DA कितना मिला, 18,000, यानी उसने 9 मंथ में इतना कमा लिया। ठीक है जी, उसके बाद अनकम्यूटेड पेंशन अभी देखते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन देखिए, 3/4 अभी पेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी पेंशन कब कितनी आ रही है, 9,000 पर मंथ। तो कितने मंथ के लिए, सिर्फ 3 मंथ के लिए। ये देखिए 3 तो हो गया, 3 मंथ, तो पेंशन कितनी है, 9,000। 3/4 वो कम्यूट करवा लेता है, तो बची कितनी, 3/4 मीन्स 75%, तो बची कितनी, 25% उसकी अनकम्यूटेबल रहेगी, वो हम निकाल देंगे। उसके बाद ये क्या था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो इसकी कम्यूटेड पेंशन कितनी है, 2,70,000 इसने रिसीव की है। तो इसमें से एग्जम्प्ट करेंगे, यानी 3/4
अगर 2,70,000 है तो टोटल कितनी पेंशन होगी, तो 3/4 इजिकल टू 270,000 रख के तो आप टोटल निकाल सकते हैं। इसको करेंगे भी तो 36,000 आ जाएगा। तो अभी ये ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है, तो 1/3 एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो इसका 1/3 एग्जम्प्ट करोगे तो कितना आएगा, 1/20, 270 उसने रिसीव किया, 1/20 एग्जम्प्ट हुआ, तो बचा कितना, 1/50 पे उसको टैक्स लगेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीव एनकैशमेंट पे। तो इससे पहले ग्रेचुइटी पे डिस्कस करेंगे। ग्रेचुइटी इसको कितनी मिल रही थी, 4 लाख की ग्रेचुइटी मिल रही है। देखिए हमने पहले सैलरी का डिस्कशन किया, फिर पेंशन का, अब ग्रेचुइटी का करेंगे, फिर लीव एनकैशमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो ग्रेचुइटी कितनी रिसीव की है, 4 लाख रिसीव की है। तो उसके बाद कितना एग्जम्पशन मिलेगा, हम 3 कंडीशन बनाएंगे, उसमें से जो भी लिस्ट रहेगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए जी, एक कंडीशन तो सीधी सीधी ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर नहीं है, तो 10 लाख, अगर होता तो 20 लाख रहती लिमिट, ठीक है जी। तो 4 लाख जितनी उसने रिसीव की, 4 लाख रिसीव की, और उसके बाद ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है, तो 1/2 मल्टीप्लाई जो भी आपकी सैलरी है, सैलरी कितनी थी बेसिक 23,000 यानी 23,000 और 2,000 DA, तो 25,000 सैलरी थी, ठीक है जी। सैलरी 1/2 25,000 सैलरी, और उसकी सर्विस कितनी है, उसकी सर्विस है जी 26 साल 5 मंथ की। ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड नहीं है, तो हम फ्रैक्शन इग्नोर करेंगे, मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई टोटल जो भी करोगे ये बनेगा 3,25,000। तो इसमें से जो भी लिस्ट है, लिस्ट कौन सा है, 3,25,000 आपका लिस्ट है, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा 4 लाख में से। तो कितने पे टैक्सेबल रहेगा, 75,000 पे आपका टैक्सेबल रहने वाला है। तो चलिए जी नेक्स्ट, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट आपने कितना रिसीव किया, 3 लाख, उसमें से कितना एग्जम्प्ट होगा, वो हम 4 कंडीशन लगाएंगे, उसमें से जो भी लिस्ट रहेगा वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक्चुअल कितना रिसीव किया आपने, 3 लाख, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या रहती थी इसमें, कि एक स्टैंडर्ड लिमिट रहती है, वो भी 3 लाख रहती है, और एक तो स्टैंडर्ड लिमिट याद रखना, और एक्चुअल जितना रिसीव किया वो तो आपको दे ही रखा होगा। और तीसरा, जो 10 मंथ की आपकी सैलरी बनेगी, आपकी सैलरी कितनी थी, 25,000 थी, 10 मंथ की सैलरी कितनी होगी, 2.5 लाख, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट आपको कितनी लीव एनकैशमेंट मिल रही हैं, ये दे रखा है जी। लीव एनकैशमेंट 12 मंथ की आपको मिली हैं, तो 12 मंथ की सैलरी बना लो जी। 1 मंथ की सैलरी इतनी है, 12 मंथ की सैलरी होगी इतनी। तो इनमें से सब में से लिस्ट कौन सा है, इन सब में से लिस्ट है जी अपना 2.5 लाख। तो रिसीव कितना किया, 3 लाख, और एग्जम्प्ट कितना हो गया, 2.5 लाख। तो टैक्सेबल कितना रहेगा, माइनस करके 50,000 अपना टैक्सेबल रहेगा। तो इन सबको आप टोटल कर दोगे तो आपकी बन जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको एज अ सीक्वेंस वाइज आपने बनाना है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। जैसे सैलरी, DA, फिर पेंशन का हो गया, फिर ग्रेचुइटी का हो गया, फिर लीव एनकैशमेंट का हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें अपनी क्वेरी या कमेंट्स जो भी रहेंगे आप डाल सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।